everyone. Today we are going to discuss about the performance by the joint promisor, liability of the performance in contract by joint promisor. तो पिछले वीडियोस थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई थी, अभी मैं देखूँगी इसको शॉर्ट करूँ ज़्यादा ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो उसको कंटिन्यू करने में. बट अगर आप पूरा देखेंगे तो इट विल ओनली बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि बेयर एक्ट से डायरेक्ट हम लोग डील कर रहे हैं, नॉट हैविंग एनी नोट्स और नॉट हैविंग यूजिंग एनी अदर मटेरियल. बेयर एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको समझ में आएगा जब आप हायर सेक्शन में जाएंगे, हायर सेमेस्टर्स में जाएंगे तब. तो ट्राई करिए कि आप बेयर एक्ट से रीडिंग करें. अगर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट होता है या फिर ऐसे इंपॉर्टेंट केस लॉज जो कॉन्ट्रैक्ट में है, आई विल मेक इट आउट इन अनदर वीडियो उसको. पर अभी हम बेयर एक्ट को लेके स्टिक रहते हैं. तो सबसे पहले डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज़. हमने जॉइंट प्रॉमिसर पढ़ा. जॉइंट प्रॉमिसर में क्या होता है, इसे ए बी एंड सी जॉइंटली लाइबल है फॉर एनी एक्ट के लिए. 42 से 45 के बीच डील करेगा अपना जॉइंट प्रॉमिसर. तो ए बी एंड सी सपोज करते हैं ए बी एंड सी की कंपनी है जिसमें डी ने मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स डिस्पोज करने हैं. तो डी वहाँ पे कर रहा है. अब यहाँ पे करने के बाद हर मंथ ए बी एंड सी की जो कंपनी है वो उनको पैसा देती है. सपोजिटली उनकी कंपनी का नाम हो गया एम पैसा देती है डी को. पर कुछ ऐसी बात हुई कि एक महीने वो पेमेंट नहीं आया, तो ए बी एंड सी जॉइंटली लायबल हो जाएंगे डी के लिए ऑफ सच पेमेंट. अदरवाइज जो डी है वो ए से भी मांग सकता है, बी से भी पर्सनली, और डी से भी पर्सनली सी से भी पर्सनली मांग सकता है. इन कनेक्टिवली ए बी एंड सी आर जॉइंटली लायबल फॉर द पेमेंट टू डी. स्टार्ट करते हैं डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज़. व्हेन 2 or more person have made a joint promise, then unless a contrary intention appears by the contract, all such person during their joint lives and after the death of any of them, his representative jointly with the survivor or survivors, and after the death of the last survivor, the representative of all jointly must fulfill the promise. ठीक. अब ए बी एन सी वाली बात जो ली, डी और डिलीवरी कर दिया. अब उस पैसे मांगने ना मांगने में एक ही डेथ हो जाती है. जैसे यहाँ पे लिखा है ए बी एन सी वो जिंदा थे, दे आर जॉइंटली लायबल फॉर द परफॉर्मेंस टू डी. पर ए की अगर डेथ हो जाती है तो जो ए का रिप्रेजेंटेटिव है, ए का रिप्रेजेंटेटिव प्लस बी प्लस डी जो जॉइंट प्रॉमिसर है, अब वो तीनों लायबल हो जाएंगे फॉर द पेमेंट ऑफ कैश टू डी. पर ए के साथ साथ बी की भी डेथ हो जाती है या सी की भी डेथ हो जाती है, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए बी एंड सी बोथ दीज आर जॉइंटली लायबल फॉर द पेमेंट टू डी. दिस इज़ व्हाट डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज़. अब सक्सेसिव एक्शन अगेंस्ट डिफरेंट जॉइंट प्रॉमिसर्स. अगर हम चाहें तो सक्सेसिव एक्शन ले सकते हैं टू डिफरेंट जॉइंट प्रॉमिसर्स के अगेंस्ट. सपोजिटली डी जो है वो क्या कर रहा है, ए से ही मांग रहा है, ए से ही पैसा मांग रहा है, या फिर बी से ही मांग रहा है या सी से ही मांग रहा है. तो वो लोग जिंदा है तब की बात बता रही हूँ. तो यहाँ पे वो ए अगर पैसा दे देता है तो बी और सी से वो लोग ए है जो पैसा ले सकते हैं, वापस रिकवरी तो कर सकते हैं. Now if promise brings an action, promise ही अगर action लाता है for one or some of the joint promises only and leaves others, a judgment against those some promises that does not bar or action against others if the full amount has not been recovered from them. जैसे A, B and C है. अब जो ये बात हुई कि मानो ए बी एन से अभी डेथ नहीं है, अगर अभी ज़िंदा है और पेमेंट नहीं कर रहे, तो डी अगर ले आता है, सूट फाइल कर देता है ए के अगेंस्ट, ए एंड सी के अगेंस्ट, और बी के अगेंस्ट नहीं करता है, तो इसका मतलब और कोई जजमेंट आता है वो ए और सी के लिए आता है, बी के लिए नहीं आता क्योंकि बी में फाइल ही नहीं हुआ सूट, और क्योंकि बी बाहर रहता है फॉरेन में, ए और सी इंडिया में रहते हैं. तो ए और सी के अगेंस्ट किया, बी के अगेंस्ट नहीं किया, क्योंकि उसको पता है कि हाँ डी को पता है कि कोई एक है जो फॉरेन में रहता है, पर यहाँ पे तो ए और सी रहते हैं. तो अब जो जजमेंट आया, ए और सी से रिकवरी कर सकता है. पर अगर डी चाहे अभी पूरा पैसा ए और सी से तो ले गया, पर अगर डी चाहे बाद में जजमेंट आने के बाद भी, तो वो बी के अगेंस्ट भी सूट फाइल कर सकता है. तो अगर जजमेंट आने के बाद भी इट डज़ नॉट बार द डी फ्रॉम फाइलिंग एनी सूट अगेंस्ट टू बी.
जो कि फॉर्म में रहता है। जजमेंट आने के बाद भी वो ए बी एंड सी या डी बी के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है फॉर दी पेमेंट ऑफ द कैश। नहीं तो ए और सी से वो पेमेंट ले लिया पूरा और ए और सी मिल के बी से बाद में ले लेंगे, ऐसे भी हो सकता है। नहीं तो वो बाद में डी जो है वो बी के अगेंस्ट भी सूट फाइल कर सकता है। मतलब यही है कि अगर उसको सूट फाइल स्टार्टिंग में नहीं किया है तो इट डज़ नॉट मीन कि बी जो बच जाएगा, इट डज़ नॉट मीन। अब सेक्शन 43 देखते हैं, compelled to perform any one of joint promise. So any one of joint promisers may be compelled to perform. When two or more person make joint promise, the promisee may, in the absence of express agreement to the contract, compel any one or more या any of such joint promises to perform the whole of the promise. जो डी था यहाँ पे, अब उसने रॉ मैन्युफैक्चर्ड जो मटेरियल है वो ए बी एन सी कंपनी में भेज दिया। अब यहाँ पे व्हेन टू और मोर पर्सन मेक अ जॉइंट प्रॉमिस, द प्रॉमिसी में इन द एब्सेंस ऑफ, यहाँ पे कोई एक्सप्रेस मानो अग्रीमेंट नहीं है, तो यहाँ पे जो डी है वो कंपेल कर सकता है, किसको कंपेल कर सकता है, ए या फिर ए को पर्सनली या बी को पर्सनली या सी को पर्सनली कि तुम मुझे पैसा दो। तो इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे, ईच प्रॉमिसर में कंपेल कॉन्ट्रीब्यूशन और दूसरा शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कॉन्ट्रीब्यूशन। Each promisor may compel, each of two or more joint promisor may compel every other joint promisor to contribute equally with himself to the performance of the promise unless a contrary intention appears from the contract. A, B and C. तो जैसे supposedly D जो है वो A और C को ही बोल रहा है कि मुझे मेरा कैश चाहिए और A और C ने पेमेंट कर दिया है, तो यहाँ पे या फिर A और C को ही बोल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो B है वो पहला केस में फर्स्ट केस में बच जाता है और उसको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ए और सी इक्वली वो बोलेंगे बी को कि तुम भी पेमेंट करो। सपोजिटली 30,000 रुपीज़ पेमेंट करना है डी को, जॉइंटली प्रॉमिस में करना है, तो ए और सी बोलेगा बी को कि तुम भी प्रॉमिसर हो, तो यहाँ पे तुम भी इक्वल कंट्रीब्यूशन करो परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस के लिए। तो 10,000 जाके फिर 30,000 उसको डिलीवर डी को हो जाएंगे। पर ऐसा अगर होता है, इफ़ वन ऑफ टू और मोर प्रॉमिसर मेक्स अ डिफ़ॉल्ट इन सच कॉन्ट्रीब्यूशन, द रिमेनिंग जॉइंट प्रॉमिसर बियर द लॉस अराइजिंग फ्रॉम सच डिफ़ॉल्ट इन इक्वल शेयर। तो अगर यहाँ पे ये कर सकते हैं कि ए बी एंड सी हैं, तो ए और सी ने पेमेंट 30,000 दे दिया, ठीक। अब जब ए और सी ने 30,000 पेमेंट दे दिया तो अभी लॉस कितना हो रहा है पर पर्सन को, 5,000, 10,000 का लॉस हो रहा है। 30,000 10 इसने दिया, 10 उसने दिया, 10 ए ने दिया, 10 सी ने दिया, और जो 10,000 उसका था बी का, 5 ए ने दे दिया, 5 सी ने दे दिया। अब जो वो पहले बी को कंपेल कर सकता है कि तुम ये हम लोगों ने दे दिया है तो अब तुम मुझे दो। अगर वो नहीं देगा तो क्या कर सकते हैं, उसे रिकवरी तो करनी है या फिर सूट फाइल करो। अब यहाँ पे प्रॉमिस से कोई मतलब ही नहीं है, आप वो बियर करो लॉस। टेक इट एन एग्जाम्पल, A, B and C jointly promise to pay D 3,000. D may compel either A or B or C to pay 3,000. जो पहला वाला हमने 43 पढ़ा कि compel to perform any one of joint promise, तो D जो है वो किसी A, B और C को compel कर सकता है to perform the promise only. A, B and C jointly promise to pay D sum of 3,000. C is compelled to pay the whole. C को compel कर दिया D ने कि आप तो मुझे पूरा पेमेंट करो, क्योंकि A क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। ए ने बोला इंसॉल्वेंट है वो पैसा नहीं है, थोड़ा बहुत डेब्ट वो प्रॉपर्टी है उसके पास, वो बेच के तुम सी मुझसे पैसा ले लेना, हाफ ऑफ दी डेब्ट तो मैं दे दूंगा। सी इज़ इंटाइटल्ड टू रिसीव 500 फ्रॉम एज स्टेट एंड 1,250 रुपीज़ फ्रॉम बी। जैसे टोटली 3,000 था, अब यहाँ पे डी जो है वो कंपेल किया सी ओ की 3,000 तो मुझे पूरा दो। अब सी ने दे दिया पैसा, क्योंकि ए बी और सी पर्टिकुलरली को 1,000 देना था, तो सी ने पूरा 3,000 उसको दे दिया। अब यहाँ पे क्योंकि ए जो हो गया इंसॉल्वेंट हो गया, ए जो हो गया इंसॉल्वेंट हो गया, तो अब ए जो है कुछ पैसा अपना जो प्रॉपर्टी था उसको बेच के सी को दे दिया। मानो 500 रुपये उसने दे दिया, हाफ ऑफ द डेब्ट उसने दे दिया, और आधा सी ने अपना पे किया ए का पैसा, और बाकी फ्रॉम 1,250 रुपीज़ फ्रॉम बी से लिया कि दोनों में 500 जो 500 बचा था 250 मैं पे कर दूंगा, सी जो है वो बी का 250 पे कर देगा, ए को भी 250 पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 500 जो सी था वो ए से रिसीव किया, बाकी का 1,250 फ्रॉम बी से रिसीव किया। दिस इज़ द थिंग।
अब A, B and C are under a joint promise to pay D 3,000 rupees. A is unable to pay anything and A is compelled to pay the whole. A is entitled to receive 1,500 rupees from B. A, B and C के joint promisers थे, D को 3,000 देना था. अब D ने compel कर लिया A को कि तुम मुझे पेमेंट पूरा दो, और C यहाँ पे C का दिवाला बोल गया, तो सी ने पैसा ही नहीं दिया, है ही नहीं उसके पास, कहाँ से देगा. तो अब यहाँ पे 3,000 को डिवाइड करते हैं. अब जब ए कंपेल्ड है और सी नहीं दे पा रहा है तो ए और बी के बीच ऑब्वियसली डिवाइड होगा. तो यहाँ पे 3,000 डिवाइड बाई 2, 1,500. तो अब यहाँ पे ए को अपना 1,500 दिया, साथ में अब उसको बी से भी 1,500 मिलेगा, रिकवर कर ले, रिसीव कर सकता है, इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम बी. अब ए, बी एंड सी जॉइंट प्रॉमिसर हैं टू पे 2,000 टू बी. A and B being only sureties for C. C fails to pay. A and B are compelled to pay the whole sum. They are entitled to recover it from C. अब A, B and C से joint promisor हैं to D. D को अब 3,000 rupees to D. अब यहाँ पे A और B के sureties हैं, और C अगर फेल हो जाता है पेमेंट के लिए तो A and B will be compelled by D. कंपेल कर सकता है A and B को, कि वो श्योरिटी थे, उन्होंने बोला कि तू तुम्हें दे देगा. अब A और B को कंपेल कर सकता है C, और उसे मांगेगा. अब जैसे हमने सेक्शन पढ़ा था सेक्शन 41 में कि अगर हम थर्ड पर्सन से वो प्रॉमिसर वाली चीज़ एक्सेप्ट कर लिए हैं, सेक्शन 41 इफ़ेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन कर लिए हैं, तो अब जो प्रॉमिसी है वो बाद में जाके, इसी एग्जाम्पल 41 प्लस सी लेवल एग्जाम्पल लेते हैं, अब वो प्रॉमिसी जाके वापस से सी को नहीं बोलेगा या फिर अपने बात से हट नहीं जाएगा, सी को पास जाके ये नहीं बोलने लगेगा कि तुम ही मुझे दो. ये ए और बी श्योरिटी है, तो ए और बी को कंपेल कर सकता है, इसलिए जाके उनसे पैसा मांग सकता है. ऑल्दो ए एंड बी के पास राइट है कि वो रिकवर कर ले फ्रॉम सी. अब सेक्शन 44 इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रॉमिसर. When two or more persons have made a joint promise, if a release of one of such joint promisor by the promisee does not discharge the other joint promisor or joint promisee, neither does it free the joint promisors or release from the responsibility to other joint promisor or joint promisers. तो यहाँ पे दिया है कि A, B and C हमारे पास A, B and C 3 joint promisor है. तो अगर when two or more person having a made joint promise, a release of one of joint promisors, A and B के बीच A, B and C के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, D को 3,000 देंगे. अब C ने अपना अमाउंट दे दिया, A और B दे ही नहीं पा रहे, तो इसका जब C दे के रिलीज़ हो गया, इट डजेंट मीन कि A और B भी रिलीज़ हो जाएंगे. ठीक, इट डज नॉट डिस्चार्ज अदर जॉइंट प्रॉमिसर और प्रॉमिसर्स, नीदर डज इट फ्री द जॉइंट प्रॉमिसर सो रिलीज फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी. ना ही अब A और B रिलीज़ नहीं होंगे, A और B को तो पेमेंट देना ही पड़ेगा. एक का रिलीज़ होने का मतलब ये नहीं है कि सब रिलीज़ हो जाएंगे. Liability in joint promises as such that the two or more person who are jointly promised, unless contrary intention to pay is proof, pay the promise. तो A and B and C के बीच हुआ, अगर C डिस्चार्ज हो जाता है, C रिलीज़ होता है, डजेंट मीन A और B भी रिलीज़ हो जाएंगे, unless the जो contrary intention it appears, A और B को तो प्रॉमिस कर वो अपना पैसा देना ही है. अब देखते हैं डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट. When a person has made a joint promise to two or more persons jointly, then unless a contrary intention appears from the contract, the right to claim performance rests as between him and them during their joint lives and after death of any of them, with the representative of such deceased person jointly with the survivor or survivors, and after the death of the last survivor with the representative of all jointly. Devolution of joint right कैसे होता है अब देखते हैं. जब when a person has made a promise to two or more person jointly, दो मतलब A, B and C, इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं. A in consideration of 500 rupees lent to him by B and C promises B and C jointly to repay that sum with interest on a specified date. तो अब यहाँ पे A in consideration of 500 rupees lent to him by B, लेंड टू हिम बाय बी. ए कंसिडरेशन में 500 रुपये लेंड करता है उसको बी एंड सी को, और प्रॉमिस करता है जॉइंटली बी और सी को कि मैं 500 रुपये बी और सी को एक स्पेसिफाइड डेट 10 जुलाई को दे दूँगा. अब वो डेट आने से पहले बी
कि डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे द राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस रेस्ट विथ बी's रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली विथ सी ड्यूरिंग लाइफ एंड आफ्टर डेथ ऑफ सी विथ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बी एंड सी जॉइंटली। अब जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि जो अगर मर जाता है जिसको प्रॉमिस परफॉर्म करनी है, तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको जो प्रॉमिस परफॉर्म करनी पड़ती है, तो चाहे वो सिंगुलरली परफॉर्म करे, जो सर्वाइवर्स हैं उनके साथ परफॉर्म करें। तो अब यहाँ पे भी वही बात हो गई कि अब यहाँ पे बी की डेथ हो जाती है वो डेट आने से पहले, तो अब यहाँ पे राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस, अब यहाँ पे जो बी का जो रिप्रेजेंटेटिव है तो वो सी के साथ सी के लाइफ टाइम में बी का रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली उसके साथ वो परफॉर्मेंस परफॉर्म कर सकता है। और अब जब सी की डेथ हो जाती है तो बी एंड सी के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो क्लेम कर सकते हैं अपना पैसा। तो जो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो राइट टू क्लेम भी कर सकते हैं जैसे इसमें था, या फिर राइट टू पे अ डेब्ट भी कर सकते हैं, उनको वो पैसा को पे भी करना पड़ता है और राइट टू क्लेम भी कर सकते हैं द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस। उसके बाद हम देखेंगे वाई टाइम इज़ द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो टाइम इज़ द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस सेक्शन में आता है, बहुत पूछा जाता है, ये आगे डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, see you in the next videos. Like to the video, subscribe to our channel. Thank you so much.